सब्सक्राइब करें अंकित एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, काफी दिनों से आपके रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही थी। कई सारे रीजंस रहे जिसके पीछे आपकी क्लास नहीं हो पाई है। तो अब आशा करते हैं, कोशिश करेंगे कि अब आपकी जो क्लास है वो रेगुलर रहे। सभी चैप्टर की क्लास आपके रेगुलर रहेगी। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। दूसरी चीज है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, है ना। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों को वीडियो शेयर करनी है जितना हो सकता है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर हो सकता है शेयर करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सब तक ये वीडियो पहुंचानी है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंचानी है ना। जितना भी हो सकता है ग्रुप में, है ना, सिंगली, इंडिविजुअली, सबको शेयर करिए। चलिए अब बात करते हैं अपनी क्लास की। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, जो आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, है ना। जी हाँ, ये हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नाम है इसका मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार। काफी सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, बहुत सारे। जैसे आपका छोटे छोटे एग्जाम, जैसे आपका डी ग्रेड हो गया, सी ग्रेड हो गया, एमटीएस हो गया, जैसे कि आपका रेलवे, बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल यहां से बन सकते हैं। आर्टिकल पूछ सकता है। आर्टिकल जैसे कि मान लो आपका 17 पूछ लेगा, आर्टिकल 18 पूछ लेगा, आर्टिकल 20 पूछ लेगा, 19 पूछ लेगा, 25 पूछ लेगा, 32 पूछ लेगा, है ना। इस तरह के आर्टिकल आपसे पूछ लेगा। तो जो सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और हाई लेवल, यूपीएससी तक लेवल में ऐसे क्वेश्चन, बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कथन निष्कर्ष में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम जो करेंगे, बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके और जितने भी बड़े क्वेश्चंस बनते हैं सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मूल अधिकार हमारे संविधान में उल्लेख है ना। मूल अधिकार का उल्लेख है हमारे संविधान में। सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख कहां पर किया गया है। सिंपली प्रश्न बनता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल अधिकारों का उल्लेख कहां पर किया गया है हमारे संविधान में। आपसे भाग पूछ लेगा पहली चीज। दूसरी चीज, आर्टिकल आपसे पूछ सकता है। तो अगर बात करें मूल अधिकार के भाग की, तो भाग 3, है ना भैया, भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के भाग 3 में। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का जो उल्लेख है आपका, वो आपका मूल अधिकारों का उल्लेख करता है ना। तो अगर आपसे आपका पूछा जाए कि भाग 3 में क्या है, तो मूल अधिकार, है ना। 12 से 35 तक का कोई भी आर्टिकल आएगा तो वो किससे संबंधित होगा आपका? तो मूल अधिकार से। एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो क्या है कि आपका जो ये मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार भाग 3 जो है, इसको एक नाम से और जाना जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा। क्या? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ठीक है ना। याद रह जाएगा, याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस, रेलवे के उसमें एग्जाम में रिपीट हुआ था, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान के किस भाग को, भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सिंपली क्वेश्चन आया था, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब मैग्ना कार्टा का संबंध कैसे आया, देखिए थोड़ी सी हिस्टोरिकल पीछे चलते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इसका। सन 1215 की बात है। कब की? 1215 की बात है। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक राजा हुए थे जिनका नाम था जॉन, है ना, जॉन द्वितीय। राजा हुए कौन? जॉन द्वितीय। जॉन द्वितीय, जॉन द्वितीय ने सन 1215 में इंग्लैंड की जनता को एक दस्तावेज पर कुछ अधिकार प्राप्त दिए। एक दस्तावेज पर कुछ अधिकार दिए। जैसे दस्तावेज होगा, ये कुछ अधिकार लिख दिए। कैसे याद रखेंगे? सन 1215 में जॉन द्वितीय ने ब्रिटेन की जनता को एक दस्तावेज पर कुछ अधिकार दिए। उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा गया और उस दस्तावेज को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना
कार्टा, ठीक है ना। तो मैग्ना कार्टा कहां से आया है, वहां से आया है। तो इतना आप लोगों को क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए जितनी विस्तृत रूप मूल अधिकारों का हमारे संविधान में गिवन है, मतलब भारत के संविधान में गिवन है, उतना किसी भी संविधान में गिवन नहीं है, चाहे विश्व का कोई सा भी देश हो। एक बात क्लियर रखनी है कि जितना विस्तृत रूप है ना मूल अधिकारों का भारतीय संविधान में वर्णन है, इतना उल्लेख विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। अमेरिका एक सबसे बड़ा आप महाशक्ति कह सकते हो, उसके भी अधिकारों में, उसके भी संविधान में मूल अधिकारों का इतना उल्लेख नहीं है, है ना। बहुत सारी बातें यहाँ पे याद रखने की हैं। और बातें क्या है यहाँ पे, देखिए ये न्याय उचित है ना, न्याय उचित है। दूसरी चीज है ये जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास। अब आपसे पूछ सकता है कि मूल अधिकारों को मूल क्यों कहते हैं, प्रश्न तो बन सकता है कि जो अधिकार है हमारे, इनको मूल अधिकार क्यों कहते हैं। तो देखिए इनको आपको संविधान द्वारा, जो हमारा संविधान है उसके द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है ना। हमारे संविधान के द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है हर व्यक्ति के संदर्भ में। दूसरी चीजें और क्या होगा, और मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कानून के मूल सिद्धांत है। क्या संविधान लिखेंगे, संविधान द्वारा इन्हें सुरक्षा व गारंटी प्रदान की गई है। क्यों, यह कानून का मूल सिद्धांत है। सिंपल है, याद रह जाएगा। एक बात है और, एक और बात आ जाइए जिससे इनको मूल कहा गया है। देखिए ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास का वर्णन करते हैं। चहुमुखी विकास में मतलब उसका नैतिकता है ना, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी भौतिकता और उसकी बौद्धित्व, है ना। क्या क्या, नैतिकता, आध्यात्मिकता, बौद्धिकता और भौतिकता, इन चारों का वर्णन करते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल अधिकारों को मूल क्यों कहते हैं। पहली बात है इन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा व गारंटी प्रदान की गई है, जो कि कानून का, है ना, जो कानून का मूल सिद्धांत है, इसलिए इन्हें मूल कहा जाता है। दूसरा, ये व्यक्ति के नैतिकता, आध्यात्मिकता, बौद्धिकता और बौद्धिकता का वर्णन करते हैं, विकास करते हैं, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। तो इतना आपका मूल अधिकारों के बारे में है। अब बात करते हैं कि जब हमारा संविधान शुरू हुआ था, मूल संविधान लागू हुआ था, उस समय कितने मूल अधिकार थे और अभी कितने। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ऐसे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न अगर पूछना चाहेगा तो वो ये पूछ सकता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि मूल संविधान जो था, उसमें कितने आपके मूल अधिकार थे। प्रश्न तो बनता है बिल्कुल। तो देखिए जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो 7 हमारे मूल अधिकार थे, लेकिन फिलहाल ही में कितने अधिकार हैं, 6। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो समाप्त कर दिया गया, तो आर्टिकल 30 है ना, संपत्ति का अधिकार, है ना। आर्टिकल उसको निकालकर 31 को निकालकर आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 को निकालकर 300 कै में डाल दिया गया, 300 कै में डाल दिया गया। आर्टिकल 31 को निकालकर संपत्ति का अधिकार जो कानूनी अधिकार बना दिया गया, 300 कै में डाल दिया गया। कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 31 को निकालकर कहां पे डाल दिया गया, 300 कै में डाल दिया गया। जो हमारा मौलिक अधिकार था या मूल अधिकार था, वो आपका क्या बन गया, कानूनी अधिकार। सिंपल है। अब आपको पता लगनी चाहिए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कौन कौन से जो आपके मूल अधिकार थे। तो मूल अधिकार के बारे में लिखेंगे जल्दी से एक एक करके, ये नोट करना है किसी को।
चलिए, सबसे पहला आता है आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार, तो पहला आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार, ठीक है। पहली चीज है, हमारे जो 7 मूल अधिकार थे मूल संविधान के, वो मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा आपका स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। संस्कृति व शिक्षा के अधिकार। ठीक है। उसके बाद आता है आपका संपत्ति का अधिकार। 2, 2, 4, 5 और छठा है आपका संपत्ति का अधिकार। अधिकार। सातवां है आपका, सातवां मैं यहां लिख देता हूं, है ना, नोट कर लीजिएगा। जो भी आपको नोट करना है फटाफट नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड में हट दूंगा। सातवां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे 7 क्या थे, मूल अधिकार थे। कौन सा? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार, संपत्ति का अधिकार व संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए, हो गया। अच्छा, इनके आपसे आर्टिकल भी पूछते हैं कि जो समता का अधिकार है वो आर्टिकल कितने से कितने तक वर्णित है। तो 14 से लेकर 18 तक, है ना, 19 से लेकर 22 तक, 23 से 24 तक, है ना, और 25 से लेकर 28 तक, है ना। ये आपका 29 और 30, ये आपका संपत्ति का 31 और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 32, है ना। तो अगर आपसे आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल भी आपको याद होना चाहिए कि जो समता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक वर्णित है, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेकर 22 तक वर्णित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में वर्णित है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार 25 से लेकर 28 तक वर्णित है, और संस्कृति व शिक्षा के अधिकार 29 और 30 में वर्णित है। आर्टिकल 31 में वर्णित था, अब नहीं है, पहले था मूल संविधान में। आर्टिकल 31 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में वर्णित था। तो ये था हमारा मूल संविधान का, है ना, जब मूल संविधान लागू हुआ था। लेकिन जब हमारा 44वां संविधान संशोधन कब 1978 में हुआ था, आपको याद होगा ना, है ना, बिल्कुल लिख लेंगे अगर नहीं याद तो 44वां, है ना, 1978 में अमेंडमेंट। तो इस वाले आर्टिकल को निकालकर, है ना, आर्टिकल 31 आपका संपत्ति का जो अधिकार है इसको निकालकर कौन सा 300 के आर्टिकल सब इसमें डाल दिया गया है, 300 के में डाल दिया गया है, जो कि एक हमारा कानूनी अधिकार बन गया। कौन सा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। आर्टिकल पढ़ने से पहले हमें अपने मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं पता होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे हम थोड़ी सी कुछ विशेषताएं के बारे में। आर्टिकल्स हम बाद में पढ़ेंगे, आराम आराम से धीरे धीरे
हमें पढ़ना है सारा पूरा पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल कंप्लीट, और ऐसे पढ़ना है कि हमें सब कुछ आना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, हर एक पॉइंट हर एक बातें पता होनी चाहिए। तो हम बेसिक टू एडवांस जैसे मैथ पढ़ते हैं ना, हर एक छोटी चीज को पढ़ते हैं, कौन सा फॉर्मूला कहां काम आ जाए, उसी प्रकार यहाँ पे हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि जानो मैथ पढ़ रहे हो बेसिक से एडवांस तक। चलिए अब इसकी विशेषता के बारे में, ये सब हो गया। अब इसकी विशेषताएं देखिए, जो मूल अधिकार है, विशेषता नंबर 1 आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जो आपका सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। पहली चीज है कि जो नागरिक होगा उनको सभी को प्राप्त होंगे मूल अधिकार, लेकिन कुछ जो मूल अधिकार है वो अन्य व्यक्ति को भी प्राप्त होते हैं, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो या सरकारी व्यक्ति हो, कानूनी व्यक्ति, कोई भी हो। कुछ अधिकार तो सभी को प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, मूल अधिकार, है ना। जैसे आपको जीने की स्वतंत्रता, बिल्कुल भाई, सांस तो सब ले सकते हैं भाई, किसी को आप बिल्कुल सांस लेने से मना थोड़ी ना कर सकते हो। आपके जीने की स्वतंत्रता सभी को आनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी को प्राप्त है, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी, ये न्याय ऐसा नहीं है कि ये न्यायोचित नहीं है, ये न्यायोचित है। मतलब अगर इनका हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, आप अदालत में जा सकते हो। अगर इनका हनन होता है, एक एक पॉइंट करके नोट करते जाएंगे आप, अगर इनका हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो इसमें व्यक्ति अदालत जा सकता है, सिंपल सी बात है। तीसरी बात है, इनको आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा व गारंटी प्रदान की गई है। जो इनका आपका रक्षा करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। तो ये नहीं है कि आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, देखिए प्रोसेस ये होता है कि पहले आपको उच्च न्यायालय जाना पड़ता है, फिर उच्चतम न्यायालय। ऐसा नहीं है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है ना, मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी चीज, ये असीमित नहीं है, असीमित मतलब ये असीमित नहीं है, तो इसका मतलब ये वाद योग्य होते हैं। राज्य चाहे तो इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्या लिखेंगे? ये आपके असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य चाहे तो इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, बशर्ते उसका निर्णय सही है या गलत है। कौन करेगा? अदालत करेगी। क्लियर है? देखिए, राज्य ने चाहा कि मूल अधिकारों पर कुछ पर प्रतिबंध लगना चाहिए और वो लगा दिया, लेकिन वो तरीका सही है या गलत है, इसका निर्णय कौन करेगी? इसका निर्णय अदालत करेगी। सिंपल सी बात है, याद रह जाएगा। और क्या होगा? देखिए, इसमें संसद, ये आपका संसद कटौती कर सकती है, ये सीमित नहीं है ना, ये सीमित नहीं है। दूसरी चीज है, संसद इनमें क्या है? कटौती कर सकती है। संसद इनमें कटौती कर सकती है, बशर्ते उसको दो चीजें याद रखनी है। पहली, आधारभूत संरचना का उल्लंघन ना हो। संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, उसको यह अधिकार है, लेकिन दो बातें ध्यान रखनी होगी। पहली कौन सी बात? हमारे मूल संविधान, जो हमारा आधारभूत संरचना है ना, आधारभूत संरचना का उल्लंघन ना हो, पहली बात है। दूसरी, जो आपका कटौती करेगी तो उसको आपका संशोधन अधिनियम के द्वारा की जाएगी, ना कि साधारण अधिनियम द्वारा, है ना। साधारण बहुमत द्वारा कटौती नहीं कर सकती संसद भी। अगर उसको कटौती करनी है तो उसको अधिनियम बिल लाना ही होगा, बिना अधिनियम बिल के वो कटौती नहीं कर सकती। इतनी बातें क्लियर है। और क्या विशेषताएं होंगी? काफी सारी विशेषताएं हमारे मूल अधिकार में। और विशेषता यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में इनको क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया ना, देखिए स्थगित कर सकते हैं, कुछ शर्तें हैं उसमें भी। कुछ क्या शर्तें हैं? आर्टिकल 20 और आपका 21, आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं होंगे। आर्टिकल 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होंगे। हाँ, क्या कहा मैंने कि इनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को आप स्थगित नहीं कर सकते,
है ना। आपसे कई बार पूछा जा सकता है ये ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जिनको आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं कर सकते। तो 19 को छोड़कर 20 और 21। आर्टिकल 19 को कब कर सकते हैं, देखिए जब किसी देश के साथ या तो युद्ध हो रहा हो या विदेशी आक्रमण हुआ हो तो आर्टिकल 19 को क्या कर सकते हैं, हम स्थगित कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में आंतरिक विद्रोह हुआ हो या सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, है ना, आंतरिक अशांति हुई हो, देश के अंदर ही झगड़े हुए हो, तो आर्टिकल 19 को भी क्या करते हैं, हम स्थगित नहीं करते हैं। याद रखेंगे, देखिए कैसे, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है किस स्थिति में, या तो दूसरे देश से आक्रमण हुआ है या भारत का युद्ध चल रहा है, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी आपके मूल अधिकार क्या होंगे, स्थगित हो जाएंगे। कर सकती है सरकार। लेकिन अगर वही आपातकाल राष्ट्र के अंदर लगा हो, है ना, क्या सशस्त्र विद्रोह हो या आंतरिक विद्रोह हुआ हो, आंतरिक अशांति से लगा हो राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसमें क्या होगा, आर्टिकल 19, है ना, 19 को आप स्थगित नहीं करेंगे। इतनी क्लियर है, ये इसकी विशेषताएं हैं। काफी सारी विशेषताएं हमारे मूल अधिकारों की हैं, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे मूल अधिकारों की इतनी सारी विशेषताएं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना विस्तृत रूप मूल अधिकारों का हमारे संविधान में मिलता है, इतना विश्व के किसी संविधान में नहीं। तो जल्दी से इसको नोट करो। बात करते हैं, कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए, कुछ और विशेषताएं बात करेंगे अभी। चलिए, हो गया नोट। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए कुछ विशेषताएं इसकी आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये हम जब पढ़ेंगे विशेषताएं को, जब अपने आर्टिकल्स पढ़ेंगे, है ना, जब अपने आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो तीन विशेषताएं मैं आपको जब बताऊंगा जब आपका आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को, है ना। क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करनी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। बिल्कुल, नाम है अंकित एजुकेशन फेसबुक पेज का। चलिए अब जो बात करेंगे, हम अपने आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। मूल अधिकारों के आर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे, आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं, 32 तक जाते हैं। जो आपके 14 से लेकर 32 तक वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने बताया था कि 12 से शुरू होते हैं, 12 और 13 को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे 12 और 13 को, आर्टिकल 12 और 13। तो देखिए आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया, अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। किसको, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। परिभाषित करता है मतलब राज्य शब्द क्या है, राज्य शब्द मतलब वो सारी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ी हैं। चाहे वो कोई भी संस्था हो, किसी भी प्रकार की संस्था हो, चाहे LIC हो या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड हो, कोई भी संस्था हो, ऐसी संस्था जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या, देखिए वो सारी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ी है ना। जो वो सारी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ी है, वो सारी राज्य शब्द के अंदर आती है। तो राज्य शब्द को आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 क्या परिभाषित करता है, अनुच्छेद 12 करता है राज्य शब्द को परिभाषित। राज्य शब्द मतलब वो सारी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ी हैं। सिंपल है। अब जो बात करेंगे वो आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम सभी। चलिए आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 13 अगर बात करी जाए तो हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका 13 है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा ही कुछ ऐसा है। ऐसा क्या लिखा है अनुच्छेद 13 में?
देखिए अनुच्छेद 13 में सिंपल शब्दों में लिख दिया गया है क्या, अनुच्छेद 13 आपका वर्णित करता है न्याय पुनरावलोकन को, है ना, न्याय पुनरावलोकन। साथ में विधि शब्द को भी परिभाषित करता है, विधि शब्द को भाषित करता है। देखिए क्या है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में आप देखेंगे कि हमारे मूल अधिकारों का या हमारे मूल अधिकारों का जब भी हनन होता है, अगर न्यायपालिका को लगता है कि मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वह दोबारा अपना क्या निर्णय चेंज कर सकती है या बदल सकती है, दोबारा उस पर विचार कर सकती है। न्याय पुनरावलोकन आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, अगर न्यायपालिका को लगता है कि मूल अधिकारों का हनन हुआ है, मूल अधिकारों का हनन हुआ नहीं, या ऐसी कोई भी विधि जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है या मौलिक अधिकारों का हनन करती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है न्यायपालिका। न्याय पुनरावलोकन की विधि है इसमें, ठीक है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, ऐसी कोई भी विधि, विधि का मतलब देखिए, विधि का मतलब अभी हम देखेंगे, विधि देखिए संसद या आप कह सकते हो संविधान के शुरू होने से पहले और बाद में, है ना, बाद में आपका अध्यादेश होता है या आपका संशोधन करने से पहले होता है, एक बाद में होता है ना, ठीक है। आर्टिकल 13 में विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया है, ऐसी कोई भी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है, ऐसी कोई भी विधि जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करती है, न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन कर सकती है। विधि हमारे दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी, है ना, स्थायी और अस्थायी। स्थायी मतलब संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया, विधेयक लाया गया और विधेयक लाने के बाद पारित हुआ, पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए और वो आपका क्या हुआ, कानून बन गया। एक आपका अस्थायी होगा। अस्थायी का मतलब है आपका जैसे राज्यपाल साथ में आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अध्यादेश पारित किया गया, राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अध्यादेश पारित किया गया तो वो आपका अस्थायी आपका विधि के अंतर्गत आएगा, अस्थायी विधि के अंतर्गत आएगा। तो ऐसी कोई भी विधि जो आपके मूल अधिकारों का हनन करती है, न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन कर सकती है। ऐसे कहां पर उल्लेख है, अनुच्छेद 13 में उल्लेख किया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारे आर्टिकल्स जितना भी मैंने इसमें पढ़ाया है इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगली जो क्लास होगी वो हमारी आर्टिकल 14 से शुरू होगी और जितने भी आर्टिकल्स हमारे बचे हुए हैं सभी आर्टिकल्स को हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का आपको बता दिया है मैंने कि 14 से शुरू होगी, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़कर आइएगा, है ना, क्योंकि क्लास में अगर कुछ पहले से जानकारी पता हो तो अच्छा होता है ना, डाउट्स नहीं रहते हैं, क्वेरीज नहीं रहती हैं, अच्छा क्लियर होता है। दूसरी चीज है कि आप लोगों को शेयर करनी है, वीडियो जितनी हो सकता है उतनी शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देख लीजिएगा, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, आप जहां पे पढ़ रहे हैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक डिटेल बताई जाएगी। अभी जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे इंटरेस्ट हो, देखिए बिल्कुल सब्जेक्ट को ऐसे खोल कर रख देंगे जैसे बिल्कुल ही एक एक वर्ड खोल कर रख देंगे, हर एक आर्टिकल्स, हर एक अमेंडमेंट, हर एक जानकारी, एटलीस्ट इतनी बारीक बारीक जानकारी आपको मिलेगी कि उसमें राष्ट्रपति कौन था, कैसे अमेंडमेंट हुआ। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, कोई भी डाउट नहीं होगा पॉलिटी के अंदर, है ना। तो आप लोगों को बस पढ़ना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है अपने चैनल को, है ना। आप लोगों का अपना छोटा सा परिवार है, इसको एक अच्छी सी सपोर्ट देनी है। तो आप लोग इसको शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरीज या किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो आप प्लीज सेंड करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।